जो नई दिल्ली में भारत का संसद भवन है, भारत के संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है, जिसको दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उस संसद भवन पर दावा किया जा रहा है कि ये संसद भवन दरअसल वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। बचपन में जब आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल की किताबों में आपको बहुत सारी कहानियां पढ़ने को मिली होंगी, और आपके स्कूल में अभ्यास का एक हिस्सा होता था कि आपको पहले कहानी पढ़ने को दी जाती थी और फिर आपसे कहा जाता था इस कहानी का सारांश लिखिए, और साथ साथ ये कहा जाता था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताइए। यह आपने स्कूलों में ज़रूर किया होगा। आज मैं आपको देश में चल रही, महाराष्ट्र में चल रही एक राजनीतिक कहानी का सारांश और उसकी शिक्षा को बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी नहीं है तो असलियत है, लेकिन असली कहानी है, राजनीतिक कहानी है, देश की कहानी है, राष्ट्र की कहानी है, महाराष्ट्र की कहानी है। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी कि भारत में जो नई दिल्ली में भारत का संसद भवन है, भारत के संसद भवन की जो नई बिल्डिंग है, जिसको दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उस संसद भवन पर दावा किया जा रहा है कि ये संसद भवन दरअसल वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है। यह आपने ज़रूर सुना होगा। बदरुद्दीन अजमल एक बड़े भारत के मुस्लिम नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, AIUDF असम के एक मुस्लिम नेता हैं। उनका ये पहला बयान आया था कि भारत की जो संसद है वो दरअसल वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई है, और उसके बाद ये कहानी जो है अनफोल्ड होती है। तो आज मैं इसी कहानी को, क्योंकि ये अचानक से नहीं आया है, भारत की संसद को लेकर जो बयान आया और उसके बाद जो है इसके बाद रिएक्शंस आ रहे हैं, और उन रिएक्शंस का महाराष्ट्र की राजनीति से क्या संबंध है और उसका सारांश और उसका जो शिक्षा है वो मैं बता रहा हूँ। तो दरअसल बदरुद्दीन अजमल ने जो बयान दिया उसके बाद की बात बताऊंगा, लेकिन बदरुद्दीन अजमल ने ये बयान इस वक्त क्यों दिया, इस बात को समझिए। संसद जो है, कितनी बेशर्मी से कह दिया कि संसद जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है। कोई दस्तावेज नहीं, कोई कागज़ नहीं, लेकिन बयान दे दिया गया। और बयान क्यों दिया गया, इस बयान को देने के कारण दरअसल इसकी सबसे पहली टाइमिंग समझिए। इसकी टाइमिंग ये है कि इस वक्त जो है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड के में संशोधन का जो वक्फ कानून में संशोधन का जो बिल है, उसके ऊपर बाकायदा अभी संसद में बातचीत चल रही है। उस पर JPC में उस पर जो है चर्चा चल रही है, गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। तो सांसदों को दबाव में लाने के लिए इस वक्त जो है बयान दे दिया गया, ताकि एक ये मैसेज दिया जाए, मुसलमानों के बीच एक मैसेज दिया जाए, भाई वो सांसद किस अधिकार से वक्फ की बात करें जो खुद वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। तो एक तो ये सांसद ये जो है, एक तो ये सांसदों को और संसद को दबाव में लाने की एक सीधा सीधा कोशिश है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, ये बयान जो है, जैसे मैंने कहा, बदरुद्दीन अजमल ने दिया है। बदरुद्दीन अजमल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बदरुद्दीन अजमल वो हैं जो धुबरी से कई बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा का चुनाव हार गए। ये जो बदरुद्दीन अजमल हैं, ये धुबरी से चुनाव जीतते रहे, और धुबरी जो है एक ऐसी लोकसभा सीट है जो बिल्कुल मुस्लिम डोमिनेटेड है, और इसलिए माना जाता था कि बदरुद्दीन अजमल को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इस बार बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोटों से हारे, और उनको कांग्रेस के उम्मीदवार ने हराया। कांग्रेस का एक अनजान सा नाम था, उसने धुबरी में बाकायदा जो है बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया, जो कोई सोच नहीं सकता था। भारत में सबसे बड़ी जीत जो है लोकसभा चुनाव में अंतर की जो है, वो सबसे बड़ी धुबरी में, और धुबरी में जो सबसे बड़ी हार है वो बदरुद्दीन अजमल की है। तो अब बदरुद्दीन अजमल, क्योंकि वक्फ का मामला चल रहा है, तो उसको गरमाना चाहते हैं, सांसदों पर दबाव बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि मैं असली तुम्हारा रहनुमा हूँ, असली मुसलमान मैं हूँ, देखो मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा चैप्टर हुआ। अब देखिए इसका असर महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र में ये होता है कि इस मसले पर जो है, इस मसले को तुरंत जो है लपक लेते हैं। अबू आज़मी इस मसले को तुरंत लपक लेते हैं, और अबू आज़मी ये बयान देते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और उन्होंने जो बात कही है बदरुद्दीन अजमल ने, वो किसी न किसी आधार पर कही होगी, और अब क्योंकि ये उन्होंने कह दिया, तो अब जो है ये संसद को चाहिए कि वो जो है, क्योंकि अब उसने बना तो लिया, संसद तो हटाई नहीं जा सकती, तो लेकिन अब वक्फ बोर्ड को वो किराया दे, वो लीज ही बन जाए, और वक्फ को किराया दे, और बाकायदा वो पैसा जो है संसद से, भारत की संसद से पैसा वसूला जाए, भारत सरकार से वसूला जाए, और वो पैसा जो है वक्फ को दिया जाए। ये अबू आज़मी ने बयान दिया। अब अबू आज़मी का इसमें कूदने का अचानक से क्या मतलब है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। अब मैं असली जो है सारांश पर और शिक्षा पर आ रहा हूँ।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। अबू आज़मी समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम में मुस्लिम वोटों के लिए जो है वो टकराव हो रही है, मुस्लिम वोटों के लिए जंग हो रही है। कौन सबसे बड़ा मुस्लिम नेता, इसकी जो है जंग शुरू हो गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब अगर सपा की और जो है एआईएमएम की बात करें, दोनों को 2-2 सीटें मिली थी और दोनों को मुस्लिम बहुल सीटों से मिली थी। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो दोनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मुसलमानों के असली रहनुमा बने, और मुसलमानों के रहनुमा बनना है, मुस्लिम नेता अपने आप को दिखाना है, तो फिर जो है वो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बयान देने हैं जो मुसलमानों को भड़का सके। और इसीलिए बड़ा टाइमिंग देखते हुए अबू आज़मी ने बयान दिया है। अबू आज़मी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, अबू आज़मी ने बाकायदा अबू आज़मी के माले जो है अबू आज़मी मालेगांव लेकर जाते हैं अखिलेश यादव को, और वो अखिलेश यादव जो है वो अचानक से वहाँ पर खड़े हुए हैं, एक मंच पे खड़े हुए हैं, और उसके बाद अबू आज़मी वहाँ पर मुसलमानों के बीच सभा में कहते हैं कि हमको जो है 4 से 6 सीटें हमको दे दीजिए, और उसके बाद देखिए मैं खून बहा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मुसलमानों के लिए जो है मैं कोई उसको बोल नहीं सकता। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से मुस्लिम वोट के लिए वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम ये पहले ही कर चुकी है। आपको इम्तियाज़ जलील का किस्सा याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इम्तियाज़ जलील ने कैसे जो है चढ़ाई कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुंबई जाएंगे, और रामगिरी महाराज को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर उसने कहा था, नीतीश राणे को लेकर कहा था, और उन्होंने हज़ारों की संख्या में मुंबई पर चढ़ाई कर दी थी। वो तो मुंबई पुलिस ने उनकी सुताई कर दी, उसके बाद उनको भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी यही मैसेज दिया कि हम मुसलमानों के असली खैर खां। तो ये जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, अब आपको ये भी मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र में जो मुस्लिम हैं वो कोई जो अगर डेटा के हिसाब से जाएंगे तो वो सिर्फ 12% है। सिर्फ 12% मुस्लिम जो है मतदाता हैं। हालांकि ये पुराना डेटा है, हम नहीं जानते, क्योंकि भारत में अभी जो है जनगणना नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जो हम डेटा दिखाते हैं उससे दोगुनी संख्या हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप संख्या में जाएंगे तो 12% मुस्लिम आबादी है, और इसमें भी अगर 12% मुस्लिम आबादी है, 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम जो हैं वो असर रखते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, और मुस्लिम जो हैं उन सीटों पर असर डाल सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब देखिए कि 12% मुस्लिम वोटों के लिए ये लोग किस हद तक आगे चले गए कि एक तरफ एआईएमएम ने मुंबई पे चढ़ाई कर दी, दूसरी तरफ जो अबू आज़मी कहते हैं कि संसद जो है वो किराया दे वक्फ बोर्ड को। तो ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा ये मिलती है इस देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो महज 12%, ये सारांश है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा आगे बताऊंगा। सारांश ये है कि इस देश में 12% मुस्लिम आबादी के लिए इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो संसद को बेचने के लिए तैयार बैठी हैं, जो संसद से किराया वसूलने के लिए तैयार है, जो संसद को भी कहते हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड की। सिर्फ 12% वोट के लिए जो है इस दावे के समर्थन में ये लोग खड़े हो गए। तो अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि अगर 12% वोटों के लिए ये संसद को बेचने को तैयार हैं, तो अगर ये 12% का आंकड़ा 20%, 25% हो जाए तो ये क्या क्या बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये सोचिए। और इसीलिए इस पूरी कहानी से शिक्षा ये मिलती है, शिक्षा वही मिलती है जो नरेंद्र मोदी ने कहा, जो मोहन भागवत ने कहा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए एकजुट रहे, क्योंकि उनको पता है कि 12% जो है ये इंटैक्ट मिल जाए, बाकी जो वोट है वो तो हम उनको बांट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम डिवीज़न कर देंगे, जातियों का डिवीज़न कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि 12% को एक साथ रखो, बाकी सबको बांट दो। तो इसलिए शिक्षा ये मिलती है कि बटना नहीं है, कटना नहीं है, ये चीज़। और दूसरी बात जो इसका सारांश है ये कि महज 12% वोटों के लिए अगर ये जो है संसद को आज बेच रहे हैं, तो फिर आगे जो हैं जब वोट प्रतिशत इनका ज़्यादा होगा तब ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या क्या करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और अंत में बता दूं, ये सारा जो ये पूरी जो कहानी है इसकी जो जड़ है उसके जड़ में कांग्रेस है। वो भी आप जानते हैं क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो संसद को लेकर जो कह रहे हैं ना, संसद से लेकर एयरपोर्ट तक जो है
मुसलमानों की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बाकायदा दिल्ली में 123 जो प्राइम लैंड थी वो वक्फ के नाम कर दी थी, और उसी को आधार बना के ये लोग इस तरह से उछल रहे हैं, ये लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टियाँ किस तरह से मुस्लिम वोटों के लिए क्या क्या खेल करती हैं। 2014 में भी मुस्लिम वोटों के लिए ही कांग्रेस ने ये खेल किया था कि उसने जो है इतनी बड़ी संपत्ति जो है मुस्लिम वोटों के लिए उसने जो है नाम कर दी थी जो है वक्फ बोर्ड के, और अब उसका फ़ायदा उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम वोटों की लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी का सारांश और इस कहानी की शिक्षा क्या है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो ऊपर चल रहा है वो अभी देखते हैं, लड़ाई अभी और तेज़ होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।